नमस्कार। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। ये गज़ल है शलभ श्रीराम सिंह की और इसे तमाम इनकलाबी मंचों पर गाया जाता है। ऐसी कई गज़लें और शेर हैं, गीत हैं जो देश, समाज और सियासत की हकीकत को सामने लाते हैं। चाहे दुष्यंत हों, फैज़ हों, फिराक हों, गालिब हों या मीर, हमारे देश में तरक्की पसंद शायरों और गज़लकारों की लंबी फहरिस्त है। और गज़लों की बात करें तो इसकी एक लंबी परंपरा रही है। आज अभिव्यक्ति में बात करते हैं गज़लों की दुनिया की। कैसे उर्दू गज़लों ने गायकी को एक नया अंदाज दिया और कैसे हिंदी गज़लों ने उसमें 4 चांद लगा दिए। गायकी की तमाम शैलियों की जब भी बात होती है तो उसमें शास्त्रीय, उपशास्त्रीय गायन के तमाम रंग सामने आते हैं। ठुमरी, दादरा, टप्पा, चैती जैसी उपशास्त्रीय शैलियों के अलावा जो एक बेहद चर्चित शैली है वो है गज़ल। गीत, गज़ल या कव्वाली के अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना अंदाज है। फिलहाल हम बात गज़लों की कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी के अंत में अरब से मानी जाती है, जो बाद में फ़ारसी और उर्दू में विकसित हुई। ये भारत की सरजमी पर आई 12वीं-13वीं सदी में और इसके जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। लेकिन अगर हिंदी गज़ल की बात होती है तो इसकी शुरुआत करने का श्रेय दुष्यंत कुमार को दिया जाता है। गज़ल लिखने और इसे कहने का अपना अंदाज है। पहले गीत संगीत शाही महफिलों की शान हुआ करता था और गज़लें भी उन्हीं महफिलों का हिस्सा होती थी। लेकिन आज़ादी आंदोलन के दौरान और वामपंथी धारा ने गज़लों को इन आंदोलनों का अहम हिस्सा बनाया। तमाम इनकलाबी मंचों पर ये गाए जाने लगे। फैज़ से लेकर फिराक तक, वामिक जौनपुरी से लेकर कैफी आज़मी और शंकर शैलेंद्र तक की गज़लें फ़िज़ा में गूंजने लगीं। दुष्यंत तो इसके अगुआ थे ही। गज़ल को रूमानियत और मैखाने से या फिर विरह की दुनिया के दायरे से बाहर निकालकर इन शायरों ने मुल्क और आम आदमी से जोड़ा। ये तरक्की पसंद शायरों का दौर था। वैसे तो शायरों की फहरिस्त बहुत लंबी है और तमाम गज़ल गायकों के लिए इनके शेर और गज़लों के अपने मायने हैं। जाहिर है गज़लों का ये सफ़रनामा आगे नए नए अंदाज में चलता रहा। ख़ासकर जब उन गज़लों को सुरों में पिरोकर गायकों ने अलग अलग अंदाज में पेश करना शुरू किया तो इस विधा में 4 चांद लग गए। बड़े ग़ुलाम अली खां से लेकर बेगम अख्तर तक, और नए दौर में देखें तो सिनेमा के आने के बाद कुंदन लाल सहगल से लेकर तलत महमूद तक, हेमंत कुमार से लेकर मोहम्मद रफ़ी, मुकेश तथा तमाम गायकों तक, और लता मंगेशकर, आशा भोंसले, सुमन कल्याणपुर से लेकर शमशाद बेगम तक। लेकिन ये फिल्मी गज़लें थीं, गीतों की तरह, और इनका अंदाज उन फिल्मों के पात्रों और सिचुएशन के मुताबिक। सही अर्थों में गज़ल 70 के दशक से अपने लोकप्रिय अंदाज में सामने आए। पाकिस्तान में मेहंदी हसन, ग़ुलाम अली, फरीदा खानम, इकबाल बानो, आबिदा परवीन जैसे कलाकारों ने गज़ल को एक मुकाम दिया तो भारत में जगजीत सिंह इसे आम लोगों की ज़ुबान पर ले आए। गज़ल फिल्मी पर्दे से निकलकर अलग अलग एल्बमों और फिर कंसर्ट्स का हिस्सा बन गए। जगजीत सिंह ने गज़लों में जितने प्रयोग किए और इसे परंपरागत शैली और परंपरागत वाद्यों से बाहर निकालकर जिस नए अंदाज में पेश करना शुरू किया, उससे गज़लों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। बाद में उस कतार में पंकज उधास, तलत अजीज़, अनूप जलोटा भी आए, पिनाज मसानी भी आईं और चित्रा सिंह तो जगजीत सिंह की हमसफ़र थी ही। भारत में उसी दौर में ग़ुलाम अली और मेहंदी हसन समेत तमाम पाकिस्तानी गज़ल गायकों की लोकप्रियता भी बढ़ी। गज़ल उपशास्त्रीय गायन का एक अहम हिस्सा बन गया।
अगर बेगम अख्तर को मल्लिकाया गज़ल कहा जाता था तो जगजीत सिंह गज़ल सम्राट बन गए। लेकिन गज़लों का अपना व्याकरण है। तमाम नए गज़लकार लिखने तो लगे, लेकिन इस व्याकरण को समझे बिना तुक मिलाने लगे। भीड़ में ऐसे गज़ल गायक भी चले, लेकिन गज़ल के इस व्याकरण को समझना भी ज़रूरी है। इसे जगजीत सिंह ने कुछ यूं समझाया था। गज़ल में 4-5 शेर होते हैं और हर शेर जो है उसका मीटर सेम होता है, उसका छंद सेम होता है और सब्जेक्ट मैटर उसमें अलग अलग हो सकता है। पहले शेर को कहते हैं मतला और आखिरी शेर को, जिसमें शायर अपना पेन नेम का इस्तेमाल करता है, तखल्लुस जिसको कहते हैं, वो होता है मक्ता। अच्छा, उसमें जो रदीफ और काफिया, खास करके गजल में ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, एक तो मीटर का और रदीफ का और काफिया का। अभी देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये दाब की गजल है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। तो इस शेर में जो मीटर है वो है गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। ये इसका छंद है। अच्छा, एतबार जो है वो इसका है काफिया और किया जो है वो इसका हो गया रदीफ। तो इसलिए आगे के भी जो शेर आएंगे उसमें हमारी ये रदीफ काफिये की जो डिसिप्लिन है ये रखना बहुत जरूरी है कि जैसे तुझे तो वादा दीदार हमसे करना था, ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया। उम्मीदवार, ये इंतजार, ये जो साउंड है हर शेर की एक सी होनी चाहिए। पिछले कुछ दशकों से जावेद अख्तर भी तमाम महफिलों की शान रहते आए हैं और गुलजार तो रहे ही हैं। इनकी गज़लें और नज़में जितनी मशहूर हुईं और इनकी शख्सियत को जिस तरह बार बार महफिलों और पर्दे पर पेश किया गया कि ये दोनों ही शख्सियतें आज के दौर में बेहतरीन शायरों गज़लकारों में शुमार किए जाते हैं। ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि इनका अपना ही अंदाज़ है जो इन्हें लोगों के करीब ले जाता है, और इसलिए भी कि सिनेमा के तमाम हिट गीत इनकी कलमों से ही निकले हैं। बहरहाल जावेद साहब तमाम महफिलों में गज़ल को कुछ इस तरह समझाते हैं। गज़ल बोलते तो बहुत है लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये है क्या स्ट्रक्चर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। ये एक जैसे बिस्किट का डिब्बा आता है जिसमें एक ही डिब्बे में नमकीन, मीठा, क्रीम वाला, बटर वाला, खारा बिस्किट, हर तरह के बिस्किट एक ही डिब्बे में। गज़ल भी ऐसे ही बिस्किट का डिब्बे जैसा है। गज़ल में हर 2 लाइनें, एक पंक्ति 2 होती हैं, जो एक शेर हो गया, वो अपने अंदर कंप्लीट है। उसका पिछले से और अगले शेर से कोई संबंध हो नहीं हो, कोई जरूरत नहीं। हर शेर अपने अंदर एक कंप्लीट स्टेटमेंट, जिसका आगे पीछे से कोई संबंध नहीं। तो फिर ये साथ में कैसे है? साथ में ये यूं है कि मीटर एक है, फिर राइमिंग एक है, काफिया जैसे बोलते हैं, दवा, मिला, हुआ, किया, भला, ये राइम चल रहा है। उसके अलावा एक और चीज है जो सिर्फ पर्शियन पोट्री में हम लोगों ने पर्शियन से लिया है, और आज चाहे पंजाबी में होती हो, मराठी में होती हो, गुजराती में होती हो, गज़ल लिखी जाती है इन लैंग्वेजेस में, उर्दू में, हिंदी में, उसमें भी इसको लिया गया है। वो चीज़ है रदीफ। रदीफ होती है कि जो काफिया या जो वो है राइम है उसके बाद दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये दवा हुआ तो राइम है, क्या है जो रिपीट हो रहा है, ये क्या है? ये रदीफ है। ये अरबिक में नहीं है, ये संस्कृत में नहीं है, ये इंग्लिश में नहीं है, ये इटालियन में नहीं है, ये जर्मन में नहीं, ये सिर्फ यहां है। रदीफ नहीं होती, राइम होता है। अगर वर्सवर्थ लिखेगा तो लिखेगा अ फ्लावर बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर एज अ स्टार दैट ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। तो आई और स्काई, मगर रदीफ नहीं। दोहा अगर लिखेगा रहीम, रहीमन मुश्किल ला पड़ी टेढ़े दोहू काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले ना राम। तो राम और काम राय में रदीफ नहीं होगी, दोहे में रदीफ नहीं होती। तो ये इसमें होता है।
अब अगर 2 लाइन में कंप्लीट बात कहनी है तो फिर हम आप जब बात करते हैं और शॉर्ट में बात करने लगते हैं तो हम मेटाफर बना लेते हैं कि ये वर्ड के ये मीनिंग है, तो एक वर्ड बोला और दूसरा समझ गया। दोस्तों में बहुत होता है। बेशक गज़लकारों की फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन गज़ल गायकी में अब वो बात नहीं रही जो जगजीत सिंह के ज़माने में थी। और बेशक अब संगीत के नए दौर ने एक बार फिर गज़लों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। फिर भी कुछ सालों से नई पीढ़ी में इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। अब देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की एक झलक हलचल में। दिल्ली के भारत मंडपम में 9 फरवरी तक चले विश्व पुस्तक मेले में हर रोज कई किताबों के विमोचन हुए। इस दौरान कई महिला रचनाकारों की किताबों ने पुस्तक प्रेमियों का दिल जीता। हर रोज किसी न किसी स्टॉल पर जानी मानी लेखिकाओं ने नवोदित लेखिकाओं की किताबों का लोकार्पण किया। ममता कालिया हो या अनामिका या फिर मृदुला गर्ग, इनकी उपस्थिति ने पुस्तक मेले में तमाम पुस्तक प्रेमियों को नई ऊर्जा दी। इन लेखिकाओं ने कई साहित्यिक मंचों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या आपने ग्रामीण इलाकों में जिंदगी का संगीत सुना है? संगीत नाटक अकादमी इसी जिंदगी के संगीत को सहेजने का काम करता रहा है। अपने कला दीक्षा श्रृंखला के तहत अकादमी ऐसे कई लोक वाद्यों का प्रशिक्षण स्थानीय कलाकारों को दे रहा है। ऐसा ही वाद्य है धनकुल। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में इसे बजाया जाता है। इसमें धनुष, सूप और मटकी का इस्तेमाल होता है। नारायणपुर जिले के दुधार में रंगवती मानिकपुरी ने यह प्रशिक्षण दिया। साहित्य अकादमी ने विश्व पुस्तक मेले में हर रोज अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया और रविंद्र भवन के अपने केंद्र में भी सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत रूस, पोलैंड समेत तमाम देशों के साहित्यकारों के साथ चर्चा की। अलग अलग देशों के साहित्यकारों के साथ उनके साहित्य और भारत के साहित्य के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।